अभी स्टूडेंट्स हमने देखे किरचॉफ के रूल। अब हम इन्हीं रूल को अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट एक इंस्ट्रूमेंट स्टडी करेंगे, दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये आफ्टर द नेम ऑफ इन्वेंटर जिसका नाम था चार्ल्स व्हीटस्टोन, ये आफ्टर हिज नेम हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? ये है अ सर्किट विच इज़ यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, कह लें रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में लिख देता हूँ वायर, इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। अब ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है इसको हम देखेंगे। इसमें अब आगे हम सर्किट बना के देखेंगे। गैल्वेनोमीटर यूज होता है और गैल्वेनोमीटर को बैलेंस किया जाता है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि अंडर बैलेंस कंडीशन, अंडर बैलेंस कंडीशन नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। और ये बेसिकली आप यूँ कह रहे हैं कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आप लैब में प्रैक्टिकल वर्क में यूज़ भी करेंगे, आपके प्रैक्टिकल्स में ये शामिल है। वहाँ जब आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये आपको बैलेंस कंडीशन फिजिकली समझ आ सकती है, या हम कोशिश करेंगे कि थ्योरेटिकल भी आपको समझा दें। अच्छा, ये अब हम इसे देखते हैं कि ये सर्किट है किस तरह से है, तो इसको हम यूज़ किस तरह से करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह से यूज़ होता है उसका मैं आपको एक सर्किट दिखा देता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली इस तरह से होता है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसके साथ हम चार तरह की रेजिस्टेंसेस जो हैं, इसका सर्किट भी साथ साथ हम कंप्लीट करें। ये गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल्स हैं जिसके साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। इसके ऊपर 4 रेजिस्टेंसेस होंगी, एक रेजिस्टेंस ये हमने बना दी है, एक रेजिस्टेंस ये बना दी है, एक ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। अब मैं सर्किट कंप्लीट करता हूँ तो ये इस तरीके से है। ये स्टूडेंट्स व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने बना दिया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में इस रेजिस्टेंस का नाम R1 है, इसको हम R2 कह देते हैं, इसको हम R3 कह देते हैं, इसको R4 कहेंगे, और ये क्योंकि गैल्वेनोमीटर है इसके रेजिस्टेंस को RG के। ज़रा ये सर्किट है तो इसको हमें कोई सोर्स के साथ अटैच करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं एक सोर्स भी अटैच करता हूँ, एक बैटरी लगा देता हूँ, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल जिसको आप बैटरी E कह दें, ये हमने इसे अप्लाई की है। और अलॉन्ग विद अ स्विच, यहाँ पे हम एक स्विच भी लगा देंगे जो कि इसमें जब आप इसे ऑन करेंगे तो ये सर्किट में से करंट को पास करेगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट आ गया। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन में देखें, मैंने कहा सर्किट विच इज़ यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस ये देखिए 4 रेजिस्टेंस मैंने लगा दिए, इनमें से एनी वन एक कोई अननोन होगी। मैं अपने के लिए, अपने अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं कह देता हूँ ये जो सर्कल की है ना ये अननोन है, ये मैं मेजर करना चाहता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि बाकी आपको नाउन होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल है, मैंने आपको पहले बताया, एक्सपेरिमेंट्स आप जब लैब में करेंगे तो ये आपको प्रैक्टिकली इसकी समझ आएगी। यहाँ हम थ्योरेटिकली कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा जी R2, R4, R3 दीज आर द रेजिस्टेंसेस, R1 इज़ अननोन, आई हैव टू मेजर। अब देखें, जब भी हम किसी भी जगह पर सर्किट के ऊपर, ज़रा ये एप्लीकेशन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज रूल, क्योंकि ये लूप्स बन रहे हैं तो लूप से हम एनालिसिस करेंगे और हमें पता है वो किरचॉफ वोल्टेज रूल्स या किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड रूल हम यूज़ करेंगे। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें लूप में करंट देखनी है, तो हम यूँ कह दें कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है, इसमें से हम 2 करंट्स देख लेते हैं। एक करंट को मैं यूँ कह देता हूँ कि इस सर्किट में एक करंट, ये कंडीशन कर देता हूँ कि ये दिस इज़ द करंट I1, इसका रिलेशन मैं ड्राइव करूँगा, और इसी तरह से इसको फॉलो करते हुए ये करंट I2, और ये हमें पता है कि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, तो एक करंट इसमें भी हम कंसीडर करते हैं इसमें, जिसका नाम हम I3 रख देते हैं, और ये पूरी इस सर्किट में इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करेगी। तो अब हमने ये बना दिया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम किरचॉफ का रूल लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व किस लिए कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। देखें, बारी बारी हम लूप कंसीडर करेंगे और लूप के ऊपर ला लगाएंगे। तो पहला लूप जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कंसीडर लूप ABDA, ABDA, यानी लूप तभी है ना, करंट जहाँ से शुरू हो वहीं पे जाके एंड हो जाए, ABDA, स्टार्टेड फ्रॉम A एंड एंडेड एट A। अब इसके ऊपर अप्लाई करें तो हम क्या कहेंगे, अप्लाइंग KVL,
रूल अप्लाई कर रहे हैं जो क्या कह रहा था, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप इज 0। अब इसे हम देखेंगे कि क्या होगा। अब देखें यहाँ से करंट में इस लूप में देखूंगा, ये करंट I1 है, ये ऐसे पूरे यहाँ से चल रही है ना, मैं साथ साथ छोटा करके आपको दिखा भी रहा हूँ ताकि ये इसमें से करंट गुजरते हुए ऐसे जारी, करंट यही है, ये ब्लैक वाला जो मैंने लूप बनाया वो ये सर मैं इंडिविजुअल सेपरेट करके दिखा रहा हूँ ताकि ये वही करंट I1 इसमें से पास हो रही है R1 में से, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, तो नेगेटिव साइन है, पहले अभी हम पढ़ के आए हैं, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ I, कौन सी करंट है I1 और किसके अक्रॉस है R1, और क्योंकि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस, ये तो मैंने एक पोटेंशियल चेंज देखी है ना, अभी आगे देखते हैं। अब देखें जब ये यहाँ से यूँ पहुँची तो अब लूप तो आगे भी जा रहा है, लेकिन हमने जो कंसीडर किया वो ABDA है, तो करंट यहाँ से इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको मैं कह लूँ कि ये ओके हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ से करंट यूँ जाएगी, यहाँ से जाएगी तो देखें ये RG है गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर आप गौर करें तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर दो करंट्स हैं, एक तो I1 है जो आप लेके आ रहे हैं, जिसको मैं अगर ग्रीन से शो करूँ तो ये I1 है जो आप लेके आ रहे हैं, और ये I2 है, अगर आप देखें ना इसको, ये ऊपर की तरफ आ रही है, ये करंट यूँ आ रही है I2, तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर दो ऑपोजिट करंट्स हैं, और याद रखें जो करंट आप कंसीडर कर रहे हैं दैट इज टेकन एज लार्जर करंट, तो इसलिए I1 इज टेकन एज लार्जर, क्योंकि हमने इसको फ्लो करना है, हम इसे A तक लेके जाएंगे, तो ये I1 और I2 इज अपोजिंग, तो इसका मतलब है I1 माइनस I2, एग्री, I1 माइनस I2, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड, और किसके अक्रॉस IG, और पोटेंशियल चेंज होती क्या है, करंट इनटू R, तो नेट करंट क्या है, दोनों का डिफरेंस, तो इसका मतलब है ये भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में अगेन नेगेटिव साइन, और करंट से टू ये I1 माइनस I2 और किसके अक्रॉस RG, ठीक हो गया, ये देखें I1 डाउन और I2 अप, और अगर इसको मैं थोड़ा सा ये मैं दोबारा से रेस कर दूंगा, ये इस केस के लिए, इस लूप के लिए बना रहा हूँ, यहाँ पे देखें तो इसमें करंट आ रही है I1 माइनस I2, रेजिस्टेंस RG, तो इसके साथ RG लिख दिया, ये पोटेंशियल हो गई, और नेगेटिव इसलिए कि रेजिस्टेंस है, वो मैंने वही चीज़ बना दी है सामने। फिर इसमें क्या किया, आप देखें ये करंट आप इसको भी आपने ओके कर दिया, यहाँ पे भी आप ओके हो गए, अब आप कहेंगे सर यहाँ से चली है, यहाँ गई है, यहाँ से यहाँ गई है, लेकिन अब यहाँ से यहाँ जाते हुए क्या होगी, करंट I1 है जा यूँ रही है टुवर्ड्स A, I1 इज मूविंग टुवर्ड्स A, लेकिन अगर आप देखें तो साथ रास्ते में करंट I3 आ रही है विच इज अपोजिंग, तो अपोजिंग नेगेटिव, और I1 कंसीडर्ड तो लार्जर, तो इसलिए हम इसे ये कहेंगे कि I1 ये वो करंट जो इधर जा रही है और I3 से अपोज कर रही है, तो माइनस I3, और किस रेजिस्टेंस की तरह, R3 के अक्रॉस, तो इसलिए, और है रेजिस्टेंस ना, तो रेजिस्टेंस में नेगेटिव, अभी हम पीछे किरचॉफ KVL में पढ़ के आए हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में पढ़ के आए हैं कि रेजिस्टेंस अक्रॉस पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस ड्रॉप, नेगेटिव साइन, इसलिए यहाँ पे अगेन नेगेटिव आएगा, तो फिर इसमें क्या कहेंगे, ये कहेंगे I1 माइनस I3, और किसके अक्रॉस, जिसे हम कह देंगे ये R3, और रूल क्या है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इज 0, और फिर अगेन ये आपके पास कंप्लीट हो गया एक लूप। अब इसी को पहले मैं सॉल्व करके इक्वेशन लीनियर कर लूँ, आगे हमारे लिए आसान होगा। देखें आपकी बुक में जो रिलेशन डायरेक्ट दिया हुआ वो भी ठीक है, आप ये थोड़ी सी डेरिवेशन अंडरस्टैंड कर लें, ये भी बेहतर है। देखें ज़रा, अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये हमारे पास, अब हमें पता है कि रूल क्या था, मैं यूँ कह दूँ अंडर बैलेंस कंडीशन, अंडर बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन से क्या मुराद है, बैलेंस कंडीशन से मुराद ये है कि I1 इज इक्वल टू I2, अभी मैं बता के आया हूँ कि I1 इज इक्वल टू I2, इसका प्रिंसिपल है, करंट जो है वो, यानी ये जो करंट्स हैं गैल्वेनोमीटर बैलेंस से मुराद है गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करे, तो जब गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है करंट से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, I1 इज इक्वल टू I2 होगा, ये वही कंडीशन है जिसको आप कहते हैं कि हम कहेंगे ये जीरो तो नहीं है ना, ये तो बेसिकली इक्वल है, अगर एक 10 एम्पेयर है तो दूसरा भी, इसलिए मैंने इसे जनरल I कह दी है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस IR1, इसे देखें तो माइनस I, फिर ये I, और किसके अक्रॉस RG, और ये देखें ये I और I3 ये लिखेंगे, और ये आ जाएगा R3 इज इक्वल टू 0। अगर देखें तो दीज आर सिमिलर, विल कैंसल आउट, तो अब आपके पास आ जाएगा माइनस IR1 माइनस I माइनस I3, R3 इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं IR1 इज इक्वल टू I माइनस I3, जिसे कह देंगे R3, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब ये जनरल इक्वेशन आ गई है हमारे पास, तो अब ये हमारे पास हरी हुई है कंसीडर लूप ABDA, कौन सा लूप, ये वाला कंसीडर ABDA, और पॉइंट याद रखिएगा मैंने यहाँ पे कहा था कि R1 इज अननोन, इसको हमने फाइंड करना है, तो लेकिन अभी हमारा ये एक लूप डिराइव हुआ है, अभी सेकंड लूप हमारे पास है फॉर स्टडिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, तो सेकंड लूप को हम स्टडी करते हैं, तो अब इसे हम कहेंगे कंसीडर। अब दूसरा लूप क्या है, वो है कंसीडर लूप, अब दूसरा होगा BCDB,
दूसरा लूप क्या है, बी सी डी बी, दैट इज द सेकेंड कंसीडर लूप बी सी डी बी। अब इसे अगर गौर करें तो इसको अप्लाई करने से पहले ये जो कुछ काम हमने किए हैं इनको मैं रेज कर देता हूँ, ये अब हमें ज़रूरत नहीं है, वो मैंने उसके लिए किया था। आप यकीनन पिछले क्लिप से आप इसकी पिक्चर ले लेंगे तो आपको आसानी होगी। ये मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें करना है तो फिर ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इसको हम साफ़ कर देते हैं और इसको भी। अब देखें, अब इस लूप को देखें। पहली बात है करंट I2 हमने कंसिडर किया, यहाँ से यूँ जा रही है, रास्ते में किस में आ रही है, इसको अगर आप देखें तो करंट बेसिकली यूँ जा रही है ना, तो इसमें होगा I2 R2 तो इसमें रेजिस्टेंस है, नेगेटिव साइन है, इसलिए इसे क्या देंगे माइनस I2 R2, ये आ जाएगा I2 R2। फिर ये करंट यहाँ से जब आएगी इस जगह से तो आप देखें ये करंट तो ऐसे जा रही है ना, पहले बता चुका हूँ मैं ऐसे, तो इसका मतलब है I2 अगर इधर आ रही है R3 से पोस्ट कर रही है और किसके अक्रॉस, R4 के अक्रॉस। तो इसे भी अगर मैं यूँ बना दूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि ये I2 यूँ आ रही है इस रेजिस्टेंस में और ये I3 यूँ जा रही है, तो ये बीच में बन जाएगा I2 माइनस I3 और अक्रॉस किसके, R4 की, और यही इधर बना देंगे, यूँ आ जाएगा माइनस I2 माइनस I4 किसके अक्रॉस, R4 के अक्रॉस। और फिर इसी तरह से ये करंट जब यूँ जाएगी I1 डाउनवर्ड आ रही है और ये I2 अब कंसीडर कौन सी हो रही है, I2 हो रही है ना, इसलिए I2 माइनस I1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर अगेन नेगेटिव साइन क्योंकि रेजिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा I2 माइनस I1 अक्रॉस RG इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। और फिर आपके पास वही जो हम पहले कह चुके हैं कि अंडर बैलेंस कंडीशन, यहाँ पे भी हम कहेंगे कि अंडर बैलेंस कंडीशन यानी गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या करे, डिफ्लेक्शन ना दे रहा हो, I2 I के इक्वल होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो यूँ आ जाएगा माइनस IR2 माइनस I माइनस ये I3 है, I4 नहीं है, वो रेजिस्टेंस I4 है, I3 आ जाएगा और किसके अक्रॉस, R4 और फिर माइनस I किसके अक्रॉस, RG इज इक्वल टू 0। अब देखें क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये कैंसिल होगा। अब रिलेशन हमारे पास बन जाएगा माइनस IR2 माइनस I3 R4 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ कि IR2 इज इक्वल टू I माइनस I3 R4 और इसका नाम हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स दो लूप हमने ट्रीट कर लिए, एक ABDA और एक BCDA, दो रिलेशन डिराइव कर लिए। एक था IR1 I माइनस I3 R3 और एक रिलेशन हमने ये डिराइव कर लिया। अब अगर ये दोनों रिलेशन देखें तो टारगेट अभी भी आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है कि टारगेट था क्या, अ सर्किट विच इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। और हमने क्या कहा हुआ है, अननोन रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में क्या है, ये मैंने सर्कल किया R1 क्योंकि मैं ये रेज करने जा रहा हूँ इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि R1 निकालनी है। अब हम देखते हैं कि R1 को हम किस तरीके से निकालेंगे। सर्किट को मैं रहने देता हूँ, ये पहली दो लाइन्स हम रिमूव करते हैं ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकें। अब देखें ये दो रिलेशंस हैं और आपके पास ये जो R1 है इसको मैं सर्कल कर लूँ ना, ये अननोन है ये वाला, तो अब मैं यूँ कह देता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं तो यूँ आ जाएगा माइनस IR1 डिवाइडेड बाय माइनस IR2 इज इक्वल टू, यानी ये डिवाइडेड बाय ये इक्वेशन 2 का। अब दूसरी साइड देखें तो I माइनस I3 R3 डिवाइडेड बाय I माइनस I3 R4। ये आप देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल आउट, इधर से ये कैंसिल आउट, नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, तो आपके पास एक रेजिस्टेंसेस का रेशियो का इस तरह आ जाएगा R2 R3 ओवर R4। अब अगर आप देखा जाए तो क्या करेंगे, इसमें से जिसमें यहाँ पे अननोन थी, यहाँ पे R1 अननोन, यहाँ पे बेसिकली ये अननोन है, इसको अगर आप निकालना चाहें तो आप यूँ कहेंगे कि R1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, आप कहेंगे R3 ओवर R4 इंटू R2। तो दिस इज बेसिकली रिलेशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि हमारा टारगेट था कि टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। तो आप देखें R1 अननोन थी, इसका मतलब है अगर इन 4 में से अगर आपको पास 3 नाउन हो तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन फाइंड आउट द रेशियो, कैन फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। जैसे R3 अगर नाउन है, R4 नाउन है, R2 नाउन है, यू कैन मेजर R1।
तो ये था बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज विच इज़ यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, और रिलेशन इज डिराइव्ड कि अगर आपके R3, R4, R2 इन 4 में से 3 नोन है तो यू कैन मेजर द फोर्थ वन, इन आवर केस इट इज़ R1 विच वी हैव टू मेजर। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर है क्या? इसे हम कहेंगे कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू measure or compare EMFs of cells without drawing any current from the, यानी ये सर्किट से करंट ड्रा किए बगैर आपको EMF मेजर भी कर देता है और EMF को कंपेयर भी कर सकते हैं, विच इज़ द यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर। वो हम आगे देखेंगे ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट इसका है प्रिंसिपल, ये देखेंगे कि ये किस प्रिंसिपल का। द पोटेंशियल डिफरेंस, इसका प्रिंसिपल है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेगमेंट ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ इफ अ कांस्टेंट करंट पासिंग। इसमें देखें हमने क्या कहा जी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना क्या होता है, सेगमेंट ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। याद रखें थिकनेस यूनिफॉर्म है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगी, जाहिर है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, जितनी लेंथ ज्यादा होगी पोटेंशियल ज्यादा होगा, लेकिन क्या है कि कांस्टेंट करंट पासिंग थ्रू इट, करंट अगर कांस्टेंट होगी। तो दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो कंस्ट्रक्शन दो तरह के, मैं तो यहाँ पे सैम्पल भी बनाऊंगा, कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी दिखा देता हूँ आपको कि इसकी कंस्ट्रक्शन है क्या। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि इसका जो सैम्पल है ना, सैम्पल कुछ इस तरह से होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने रियोस्टेट किया था, उसी तरह की इसका बन रहा है। ये ए है, ये बी है और इसका एक थर्ड टर्मिनल है दैट इज सी। ये इसका मतलब है एक वायर है और इसके ऊपर कोई स्लाइडी टर्मिनल है, जिस तरह से पोटेंशियोमीटर में उसमें देखा आपने स्लाइड, उसमें रियोस्टेट में, यहाँ पे भी आप देखें तो ये मैंने इसका सैंपल बनाया। लेकिन प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे लैब में तो ये बेसिकली ये एक यूँ समझ लीजिए कि वायर है जो 4 मीटर होती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी लैब में ये अवेलेबल है। इसका अगर प्रैक्टिकल शेप देखेंगे हम तो वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगी कि ये यहाँ पर इस तरह से 4 मीटर की वायर होगी। 1 इस तरह से आपको एक बॉक्स के ऊपर ये वायर स्ट्रेच्ड फॉर्म में होगी। ये मैं यहाँ पे यूज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये वायर जो है ना यूनिफॉर्म थिकनेस की होती है और 4 मीटर होती है और इसके ऊपर इस तरह से एक स्केल भी लगा हुआ होता है, मीटर रॉड लगी होती है इसके ऊपर इस तरह से, जिसके ऊपर इस तरह से ज़रा स्केल ग्रेजुएटेड होता है। इसके ऊपर से आप इसकी ये 1 मीटर की एक वायर होती है। प्रैक्टिकल ये आपकी लैब में इस तरह का अवेलेबल है, ठीक है। ये और इसके टर्मिनल्स आपने देखा है ए एंड बी हैं और फिर इसके ऊपर एक स्लाइडिंग टर्मिनल होता है जो जॉकी लगी हुई होती है, ये टर्मिनल सी होता है जो इसके ऊपर मूव करता है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये थ्योरेटिकल है या इसे कहने के सैम्पल है। तो मैं यहाँ पे जो सर्किट डिस्कस करूँगा वो इस सैम्पल को यूज़ करके करूँगा कि होप्स हो आपको ये समझ आ जाएंगे, कोई इसमें मसला नहीं होगा आपको। अच्छा, अब ये देखें स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये एक वायर है बेसिकली यूनिफॉर्म थिकनेस की और उसके ऊपर हमने ये सारा करना है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसके लिए मैं यूँ करता हूँ, इसकी थोड़ी सी वर्किंग हम इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हाउ इट वर्क और फिर हम देखेंगे कि इसके जो यूजेस हैं वो किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखें, पहले तो मैं यही आपके सामने जो सर्किट लगा हुआ है इसी को अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं कुछ यूँ इसको कहता हूँ कि मेरे पास ऐसे है कि ये एक रेजिस्टेंस है, वायर है, यानी 4 मीटर सेगमेंट वायर है, ये 4 मीटर लेंथ है इसकी, जिस तरह से वो दिखाया उस तरह की है। लेकिन क्योंकि हम ज़रा इसको थ्योरेटिकली देख रहे हैं इसलिए सैम्पल यूज़ कर रहे हैं। इसको हम कह लें कि ये इसका टर्मिनल ए है, ये इसका टर्मिनल बी है और इसके ऊपर एक स्लाइडिंग टर्मिनल मौजूद है जिसको आप कह सकते हैं कि ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी मौजूद है। अब मैं सर्किट क्योंकि एक वर्किंग देख रहा हूँ इसलिए इसे सर्किट में अटैच करूँगा। इसको मैं एक सोर्स अटैच करूँगा, वो मैं यूँ कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक सोर्स अटैच कर दिया, इसको हम ई कह दें और इसको वायर को अटैच कर देते हैं इसके साथ यूँ ऐसे और इस तरह से। चाहें तो आप इसके पाथ में एक की भी शो कर देंगे
अगर इसे कनेक्ट करेंगे तो करंट पास हो। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे देखें तो आपको पता है कि जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें से करंट पास होना शुरू हो जाएगी, और ज़ाहिर है एक वायर है तो इसकी कोई रेजिस्टेंस होगी ना, आर यूँ होगी, ये एक आर रेजिस्टेंस है। और अगर मैं इसको यूँ कह दूँ कि यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर अटैच कर देता हूँ, सर्किट बना रहा हूँ जो हमें डिफ्लेक्शन बताएगा करंट की, और इसके साथ मैं इसको ऐसे अटैच कर देता हूँ। और अब अगर देखें ना तो ये रेजिस्टेंस इसके साथ जो है वो पूरी ए और बी के इन बिटवीन जो कंप्लीट वायर है 4 मीटर सारे की रेजिस्टेंस आ रही है, दैट इज आर, कैपिटल आर, ऑल रेजिस्टेंस। लेकिन इसके दरमियान में देखें तो जो रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज स्मॉल आर, लेस देन दैट आर। तो अब अगर पहले मैं ऊपर वाले सर्किट को देखूं तो ऊपर वाले सर्किट में आप मुझे कहेंगे कि हम पढ़ते आए कि ई जो है यानी ये इस सर्किट में अगर अप्लाई करेंगे तो आई आर होगा, सर्किट कंप्लीट है। और अगर करंट देखना चाहें तो आप कहेंगे सर इस सर्किट में करंट जो है वो ई ओवर आर है, ई ओवर आर ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे सर्किट में करंट आ गई है। अब अगर देखें तो हम तो देखना चाह रहे हैं इसके दरम्यान ए और सी के इन बिटवीन पोटेंशियल कितना होगा। आप ये देखेंगे तो इसे अगर आप देखें वो तो आपने बता दिया इतना है, इसको देखें तो हमें पता है कि मैं यूँ कह दूँ कि वी ए सी यानी पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी वो क्या होगा, वो हमें पता है क्या होगा, आई, जिस तरह वो था ना आई आर था, ये भी आई आर होगा, लेकिन इसकी आर क्या होगी, स्मॉल आर होगी। और आई क्या है इस सर्किट की, पूरी आई क्या है, तो अगर इसको देखें तो ये आई आप इसमें पुट कर दें तो यू गेट, आपके पास यूँ आ जाएगा कि वी ए सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा ई ओवर आर इनटू स्मॉल आर। ये रिलेशन आ गया, और ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हम आगे यूज़ करेंगे और इसके सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करेंगे। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये तो आपके पास आ गया एक जनरल मैंने वर्किंग बताई है कि बेसिकली ए सी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, वो ई बाई आर इंटू स्मॉल आर। इससे पता चल रहा है कि ये पोटेंशियल आर डिपेंडेंट है। इफ़ यूनिफॉर्म करंट, ये करंट यूनिफॉर्म है ना, आई आर, ई भी चेंज नहीं हो रहा, आर भी चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म है। डेफिनेशन में देखें तो मैंने यही कहा था ना, इट इज़ अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर और कंपेयर ईएमएफ विदाउट ड्राइंग एनी करंट। और यहाँ देखा था प्रिंसिपल में द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेगमेंट ऑफ अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ऑफ इफ अ कांस्टेंट करंट पासिंग थ्रू इट। तो ये ज़रा आर क्या है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस ज़ाहिर है वायर है, इसकी लेंथ है तो कोई लेंथ सेगमेंट होगा ना, कोई इसकी लेंथ होगी, तो जितना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, लेंथ सेगमेंट विच वी हैव यूज्ड। अच्छा अब इसके डिफरेंट यूजेस हैं, ये तो बेसिकली वर्किंग देखिए, आप इसके यूजेस के मुताबिक देखें तो अब इसके दो यूजेस हैं। एक है टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, आपको एक सेल लाया गया जो नंबर ऑफ डेज से इन यूज़ है, आपको कहा गया जी टू मेजर ईएमएफ ऑफ दैट सेल। लैब में ऐसे ही होगा, आप लैब में आएंगे, आपको पोटेंशियोमीटर दिया जाएगा और आपको एक सेल दे दिया जाएगा कि गो एंड मेजर ईएमएफ ऑफ दैट सेल। हाउ वी यूज इट, नाउ वी आर गोइंग फॉर दैट। आप देखें, अब इसको मैं रेस करूँगा तो इसकी हम मेजरमेंट करने के लिए इसे देखते हैं कि किस तरीके से इसे करेंगे। इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ। पहला यूज इसका देखते हैं कि टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, एक सेल की ईएमएफ हम मेजर करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, यही सर्किट में कोशिश करता हूँ रिजेंबलिंग, क्योंकि ये आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इसी से आपको समझ आ जाएगी। मैं बिल्कुल सेम बनाता हूँ, मैं यूँ कहता हूँ कि जी ये मेरे पास एक वायर है ये, और बिल्कुल इसके साथ वही चीज़ मैं अटैच कर रहा हूँ, उसी तरीके से मेरे पास सर्किट है, दो जगह इसकी हम कर रहे हैं, एक जगह मैं इसे यूँ और एक जगह यूँ। इधर मैं इसकी ईएमएफ सोर्स लगा देता हूँ और इधर मैं इसका स्विच लगा देता हूँ। ये आपके पास रेजिस्टेंस आर मौजूद है विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी टर्मिनल के इन बिटवीन इसकी रेजिस्टेंस आर है, और ये ई है जो कि हमने इस सर्किट को दी हुई है। अब देखिए, अब हम करना क्या चाह रहे हैं मैंने आपको कहा जी कि टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, आपको एक सेल दे दिया और आपसे कहा जी कि इसकी ईएमएफ नाउन नहीं है, आपने पता करनी है। इसके लिए आप सर्किट में क्या करेंगे बिल्कुल उसी तरह से होगा कि आपके पास अब यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर डिवाइस है ना, यूज टू डिटेक्ट द करंट। ये अब आपके पास ये इसके टर्मिनल हैं, ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी है और यहाँ पे ये है। अब एक सेल जो कि आपने मेजर करना था उसको आप यहाँ पे अटैच कर देंगे, यूँ, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है क्योंकि ये अननोन है ना, आपको तो नहीं पता इसकी ईएमएफ कितनी है, इसलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ ना EX स्टैंड्स फॉर अननोन ईएमएफ विच वी हैव टू मेजर। अब हम देखते हैं कि इसको अगर हम मेजर करना चाहें तो क्या करेंगे। पहले देखें, पहले सर्किट में देखें तो इसके दरमियान जो VAC था ना,
वो हमारे पास ये था। अब जब आपने सेल लगा दिया ना तो वो इसका बैलेंस पॉइंट अपने उसके हिसाब से आएगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे हम यूँ कह देंगे ना कि ई एक्स जो है वो किसके इक्वल है, वो आ जाएगा इसी रिलेशन से कि ई बाई आर इंटू स्मॉल आर। ये और ये अब इसमें वैल्यूज़ क्या हैं, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो आपने दिए हुए हैं ये आपको नाउन है, इसकी जो लेंथ, इसे यहाँ तो मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ तो रेजिस्टेंस तो नहीं, बेसिकली लेंथ है, जैसे मैंने पहले कह दिया था 4 मीटर टोटल लेंथ है, उस तरह का लैब में होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो स्मॉल आर है वो जहाँ पे बैलेंस पॉइंट आया है वो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल होगी इफ यूनिफॉर्म करंट पास थ्रू प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, और आर जो है वो टोटल लेंथ की प्रोपोर्शन होगी। और अगर यही वैल्यूज़ इसमें आप पुट कर दें तो ये अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ई एक्स आ जाएगा यानी अननोन, ये क्या हो जाएगा ई दैट इज ऑपरेटिंग दैट इज आल्सो गिवन यू आर फेमिलियर, और आर क्या है टोटल लेंथ दैट इज 4 मीटर, आपको ये भी पता है। एंड ये क्या है, ये स्मॉल एल। स्मॉल एल कौन सा है, देखिए ना, जैसे मैंने यहाँ सी पॉइंट बताया तो ये कोई पॉइंट होगा जहाँ पे ये कोई बैलेंस हुई होगी ना, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने की नीडल जो है वो 0 पे आ गई होगी, तो वहाँ पे जो भी लेंथ, जो बैलेंसिंग पॉइंट की लेंथ होगी वो आप यहाँ पुट करें। तो जब आप स्मॉल एल देखें, ई एंड एल आर सेम, एल इज चेंजिंग सेल टू सेल, तो एल की वैल्यू पुट करते हैं जाएंगे यू गेट ई एक्स ऑफ दैट सेल अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो दिस इज वन रिलेशन। नाउ द सेकंड यूज अगर हम देखें तो वो क्या था, वो है कंपेयर ईएमएफ ऑफ द सेल। डिफरेंट सेल्स की ईएमएफ को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसे हम कहेंगे नेक्स्ट यूज है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स। अब दो सेल्स हैं जिनको हम कंपेयर करना चाहते हैं ईएमएफ को, कैसे करेंगे, इसके लिए सर्किट देखेंगे और फिर वही रिलेशन हम जो इसको कर रहे हैं वो देखेंगे। पहले सर्किट देखते हैं, सर्किट सेम होगा, इसी तरह का सर्किट है। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि ये सेम सर्किट्स बने ताकि आपको ये डिफरेंट अंडरस्टैंड ना करने पड़े, एक ही जगह आप इसको बस देख लें और बेसिक टॉपिक को अंडरस्टैंड करें। ये देखें, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आपके पास ई, ये की है जिसे क्लोज करेंगे, ये आर है और ये आर, और इस टर्मिनल को हमने क्या दिया हुआ है, ये ए है, इस टर्मिनल को हमने क्या दिया हुआ है, बी है, और इसके अंदर ये जो टर्मिनल है दैट इज ऑफ सी टर्मिनल। अब देखते हैं, और इसके साथ हमारे पास क्या है, इसके साथ है गैल्वेनोमीटर, और टॉपिक हमें याद है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कंपेयर ईएमएफ ऑफ अ सेल, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द सेल। दो ईएमएफ हम कंसीडर करेंगे, तो अब ज़रा इसके लिए हमें सेल्स भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है वो 2 वे सेल मैं यूज़ कर देता हूँ, 2 वे की यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे सेल्स भी 2 लगा देता हूँ। मैं एक को कह देता हूँ कि यहाँ पर ये E1 है, और एक और लगा देता हूँ यहाँ पर E2 है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर आप इसको देखें तो कनेक्शन करते हुए हम देखते हैं कि किस तरीके से होगा। एक इसके साथ कनेक्ट कर दें, एक इसके साथ, ये यहाँ से इसके साथ, यहाँ से इसके साथ, और ये आपके पास सेल बन गया। अब आप ईएमएफ्स कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप इसको इसके साथ ज्वाइन करें, इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इसका बैलेंस पॉइंट मेजर करेंगे तो कोई लेंथ आ जाएगी, ये जो आर है कोई और आएगी, स्मॉल L1 से के L1 आएगी। तो इसे हम यूँ कह सकते हैं कि यूँ कह दें कि E1, जैसे यहाँ पे हमने किया था ना EX E बाई आर एल, तो यहाँ क्या होगा E1, ये आ जाएगा E बाई आर इंटू L1, इसकी बैलेंस लेंथ कोई और ही होगी। और दूसरा अगर EMF है तो उसको हम E2, ये किसके लिए है, हम कहें फॉर फर्स्ट सेल, पहले सेल के लिए। जब आपने इसको इसके साथ कनेक्ट किया तो E1 के लिए L1, और अगर आप इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो अब क्या होगा, इसके लिए आ जाएगा E2, और E2 क्या होगी, ये E तो सेम है फॉर ऑल सेल्स, और R भी सेम है क्योंकि सेम इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑल, तो बट चेंज इज द बैलेंसिंग लेंथ, ये डिफरेंट आएगी। और ये किसके लिए होगी, फॉर सेकेंड सेल, ये आपके सेकेंड सेल के लिए आएगी। ठीक है, तो ये सेकंड सेल के लिए आ गई। और अब अगर ये सेकंड सेल के लिए आ गई तो अब इसमें क्या होगा, अब इनको डिवाइड कर लें, क्योंकि हमने कहा ना टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द सेल। तो कंपेयर के लिए हम क्या कहेंगे, इन दोनों को रिलेशंस को डिवाइड करें। तो हम यूँ कह देते हैं कि E1 डिवाइडेड बाई E2, तो इसमें देखें तो ये आ जाएगा E बाई आर L1, और ये आ जाएगा E बाई आर L2। तो अब अगर देखें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा E1 और E2 रेशो ऑफ द EMFs इज रेशो ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ्स। तो इसे हम कह सकते हैं कि क्या रिजल्ट निकला हमारी इस कैलकुलेशन से कि रेशो ऑफ EMF ऑफ सेल्स इज इक्वल टू
इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ्स। ये अब आपके पास आ जाएगी। तो दिस इज बेसिकली द सेकंड यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये पहला यूज था, ये सेकंड यूज था। इसी तरह से फॉर कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर यूज़ कर सकते हैं, फॉर कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर यूज़ कर सकते हैं, फॉर टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। कुछ यूजेस आपकी बुक में एड में दिए हुए, यू मस्ट रिमेंबर। थैंक यू वेरी मच।